अगर एक ऐसी मास्टर चाबी के बारे में सोचा जाए जो मतलब किसी पुराने और जटिल ताले को तो खोल ही दे, बल्कि उसी चाबी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी एक नई इमारत भी खड़ी की जा सके। हाँ, सुनने में तो ये किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ अणु बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब रसायनों को आपस में मिलाया जाता है तो वो केवल एक गणित के सवाल जैसा नहीं होता, जहां 2 और 2 मिलकर हमेशा 4 ही बने। एकदम सही। ये असल में परमाणुओं और अणुओं के बीच होने वाली एक बेहद तार्किक, गतिशील और रणनीतिक बातचीत है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बातचीत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की दुनिया। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रियाओं और सूत्रों के विस्तृत नोट्स, और दूसरा, इन जटिल अभिक्रियाओं को एक कहानी के रूप में समझाने वाला एक बहुत ही शानदार गाइड। तो आज का हमारा मिशन ये है कि ये समझा जाए कि रसायन विज्ञान सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखे रटने वाले समीकरणों का समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी के पात्र है, जहाँ हर परमाणु का अपना एक अलग एजेंडा होता है। तो चलिए इन रासायनिक कहानियों के पन्ने पलटते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी अभिक्रिया से, जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहा जाता है। हाँ, और अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका मूल विचार बस इतना है कि एक परमाणु बाहर जाता है और उसकी जगह दूसरा परमाणु अंदर आ जाता है। मतलब ये किसी दावत में एक आरक्षित कुर्सी पर बैठे पुराने मेहमान के उठने और नए मेहमान के बैठने जैसा है ना। कुर्सी वही है, बस बैठने वाला बदल गया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस नए आने वाले मेहमान को, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, उसे कैसे पता चलता है कि उसे उसी विशिष्ट कुर्सी पर जाकर हमला करना है? उसका जीपीएस कैसे काम करता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आकर्षण और स्थिरता की तलाश। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए अणु के भीतर चल रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव को देखना होगा। जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसके सिरे पर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन। और ये जो हैलोजन है इसका स्वभाव तो बहुत लालची होता है, सही कहा ना? इलेक्ट्रॉनों के मामले में एकदम सही पकड़ा। वो कार्बन और अपने बीच के साझा इलेक्ट्रॉनों को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचता है। मतलब वो कार्बन के हिस्से की चादर भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और इस वजह से उस ध्रुवीय यानी पोलर बॉन्ड के कारण कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस कार्बन पर एक हल्का सा धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि पानी में घुला हुआ हाइड्रोक्साइड आयन या अमोनिया, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। अरे वाह, तो वो ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की ओर चुंबक की तरह खिंचा चला जाता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास पहुंचता है, उस लालची हैलोजन को बाहर धकेल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे अगर हम मिथाइल क्लोराइड का उदाहरण लें तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर आसानी से मिथाइल अल्कोहल बना लेता है। एकदम सही। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर न्यूक्लियोफाइल इतनी शांति से कार्बन के पास आ रहा है और हैलोजन चुपचाप बाहर जा रहा है, तो ये तो बहुत ही शराफत वाली बात हो गई। क्या रासायनिक दुनिया हमेशा इतनी ही शांतिपूर्ण होती है? मेरा मतलब है, क्या होगा अगर आने वाला मेहमान यानी अभिकर्मक थोड़ा बदतमीज या बहुत अधिक आक्रामक हो? क्या तब भी वो सिर्फ कुर्सी लेगा? और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहीं हम विलोपन अभिक्रिया का सामना करते हैं, जिसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आक्रामक मेहमान आखिर है कौन? अभी जिस प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हुई, उसमें जो शांत मेहमान था वो आमतौर पर पानी में घुला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाँ। लेकिन अगर उसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी की बजाय अल्कोहल में घोल दिया जाए, जिसे अल्कोहलिक KOH कहते हैं, तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वो एक बहुत ही मजबूत और आक्रामक क्षार बन जाता है। ऐसा क्या है अल्कोहल में जो इसे इतना उग्र बना देता है? आखिर दोनों में मूल रसायन तो KOH ही है ना। पानी और अल्कोहल से इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? ये असल में विलायक यानी सॉल्वेंट का जादू है। जब KOH पानी में होता है तो पानी के अणु हाइड्रोक्साइड आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसे हाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा,
तो पानी के अणु उसकी ऊर्जा को थोड़ा नियंत्रित रखते हैं, हाँ। उसे भारी बना देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो चुपचाप जाकर कार्बन की खाली कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन अल्कोहल के भीतर ऐसा कोई घेरा नहीं बन पाता। तो वो आजाद हो जाता है। हाँ, अल्कोहल में घुलकर वो एक एल्कोक्साइड आयन बनाता है जो पूरी तरह से आजाद और बेहद शक्तिशाली होता है। मैं कहूंगी कि वो एक बुलडोजर की तरह काम करता है। बुलडोजर? हाँ, वो इतना उतावला होता है कि वो कार्बन तक पहुंचने का इंतजार भी नहीं करता जी। वो सीधा अणु के किनारे पर मौजूद हाइड्रोजन पर हमला कर देता है और उसे उखाड़ लेता है। बाप रे, ये तो सचमुच एक बुलडोजर वाली हरकत है। तो अगर उसने किनारे से हाइड्रोजन उखाड़ लिया तो उस लालची हैलोजन का क्या होता है? क्योंकि हाइड्रोजन उखड़ चुका है, अणु के भीतर खलबली मच जाती है। इस अस्थिरता के कारण हैलोजन भी अपनी जगह छोड़कर भाग जाता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में अणु अपने 2 परमाणु खो देता है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। सही कहा। अब कार्बन के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अपने नुकसान की भरपाई करने और खुद को स्थिर रखने के लिए दोनों पड़ोसी कार्बन परमाणु आपस में और मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो वे एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। एकदम सही। और इस तरह एक पूरी तरह से नया अणु एल्कीन अस्तित्व में आता है। जैसे कि प्रोपाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH में डालने से वह प्रोपीन नामक डबल बॉन्ड वाले अणु में बदल जाता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे केवल अभिकर्मक की प्रकृति बदलने से, जैसे पानी हटाकर अल्कोहल लाने से, पूरी अभिक्रिया का परिणाम प्रतिस्थापन से बदलकर विलोपन हो जाता है। बिल्कुल। अभी तक हमने देखा कि अणु या तो अदला बदली कर रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें छोटी चीजों से कुछ बड़ा और नया बनाना हो तो क्या रसायन विज्ञान में ऐसा कोई गोंद है जो श्रृंखलाओं को जोड़ सके? हाँ, बिल्कुल है। और रासायनिक दुनिया में इस गोंद का काम कुछ बहुत ही खास धातुएं करती हैं। 2 बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रियाएं हैं, वुड्स अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड का निर्माण। तो चलिए पहले वर्ड्स अभिक्रिया को समझते हैं। इसमें सोडियम धातु का उपयोग होता है ना? हाँ, सोडियम एक बेहद प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे हैलोजन से बहुत प्यार है। वुड्स अभिक्रिया में हम एक ही प्रकार के एल्काइल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और उन्हें सोडियम के साथ मिलाते हैं। तो क्या सोडियम दोनों हैलोजन को छीन लेता है? बिल्कुल। सोडियम एक झपट्टे में दोनों अणुओं से उनके हैलोजन परमाणुओं को छीन लेता है। लेकिन अगर दोनों अणुओं से हैलोजन छिन गया तो वे दोनों कार्बन श्रृंखलाएं तो अधूरी रह गई। उनका एक सिरा तो खाली हो गया ना? एकदम सही। वे दोनों कार्बन श्रृंखलाएं अब बहुत अस्थिर हो जाती हैं। उनके पास एक दूसरे से जुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वे अपने खाली सिरों को आपस में जोड़ लेती हैं और एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं। मतलब ये 2 छोटी जंजीरों के सिरों को एक साथ मिलाकर एक लंबी जंजीर बनाने जैसा है, जहां सोडियम उन्हें जोड़ने वाले क्लिप का काम करता है। बहुत बढ़िया उपमा है, जैसे 2 मिथाइल क्लोराइड के अणुओं से ईथेन का निर्माण होना। ये तो शानदार है। लेकिन निर्माण का एक और तरीका है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसमें सोडियम की जगह मैग्नीशियम धातु का इस्तेमाल होता है। ये वुड्स से अलग कैसे है? देखिए, वुड्स में सोडियम हैलोजन को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम हैलोजन को बाहर नहीं फेंकता। तो फिर वो क्या करता है? वो बहुत ही चतुराई से कार्बन और हैलोजन के बीच की जगह में जाकर खुद को स्थापित कर लेता है। वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है। बीच में घुसने से क्या फायदा होता है? यहीं पर ग्रिग्नार्ड की असली ताकत छिपी है। इसे पोलैरिटी रिवर्सल या ध्रुवीयता का उलटना कहते हैं। शुरुआत में हमने बात की थी कि हैलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे कार्बन थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, याद है। लेकिन जब मैग्नीशियम बीच में आता है तो खेल पलट जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है और वो कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने लगता है। अरे वाह! तो जो कार्बन पहले पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉनों की तलाश में था, वो अचानक नेगेटिव हो जाता है। एकदम सही। कार्बन पूरी तरह से एक न्यूक्लियोफाइल में बदल जाता है। ये इतना प्रतिक्रियाशील हो जाता है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में नए अणु बनाने के लिए ये एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। ये वास्तव में एक मास्टर चाबी है। लेकिन अब तक इस चर्चा में केवल सीधी जंजीरों के इर्द गिर्द बात हुई है। सीधी जंजीरें तो लचीली होती हैं और आसानी से टूट जुड़ जाती हैं। लेकिन जब ये जंजीरें एक गोल रिंग का रूप ले लेती हैं, जैसे बेंजीन रिंग, जिन्हें हेलोएरिन कहा जाता है, तो उनका व्यवहार कैसे बदलता है? यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हेलोएरिन की रिंग बहुत ही जिद्दी होती है। जिद्दी? मतलब वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से हैलोजन बदलने नहीं देती। ऐसा क्यों? एल्काइल हैलाइड तो खुशी-खुशी हैलोजन दे रहे थे। ये सब अनुनाद, जिसे रेजोनेंस कहते हैं, उसके कारण होता है।
बेंजीन रिंग के भीतर 6 कार्बन परमाणु एक गोल घेरे में होते हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का एक बहता हुआ बादल होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह टिक कर नहीं रहते? बिल्कुल, वे पूरी रिंग में दौड़ते रहते हैं और जब हैलोजन इस रिंग से जुड़ता है तो उसके पास भी कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें लोन पेयर कहते हैं। तो क्या वे भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं? हाँ, हैलोजन के ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी बेंजीन रिंग के उस सामूहिक नृत्य में शामिल हो जाते हैं। इस रेजोनेंस के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड था वो थोड़ा सा डबल बॉन्ड जैसा चरित्र हासिल कर लेता है। ओह, तो अब वो हैलोजन मेहमान सिर्फ कुर्सी पर बैठा नहीं है, उसने कुर्सी को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। हैलोअरीन बहुत स्थिर होते हैं। इस स्थिरता को तोड़ने और प्रतिस्थापन करने के लिए उच्च तापमान और दबाव जैसी बेहद कठोर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कमरे के तापमान पर तो ये लगभग असंभव ही होगा। बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर हम रिंग से हैलोजन को आसानी से उखाड़ नहीं सकते तो हम उस रिंग के साथ काम कैसे कर सकते हैं? यहीं पर रसायन विज्ञान अपनी स्मार्ट रणनीति दिखाता है ना? हाँ, और उस रणनीति को इलेक्ट्रॉनाधि प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हम बेंजीन रिंग से हैलोजन को हटाने के बजाय नए समूहों को सीधे रिंग के खाली स्थानों में प्रवेश कराते हैं। लेकिन हैलोजन तो वही है, क्या वो नए आने वाले समूहों को रोकता नहीं है? यही तो सबसे मजेदार बात है। यहाँ हैलोजन एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ट्रैफिक पुलिस, ये बहुत ही शानदार उपमा है। वो यातायात को कैसे नियंत्रित करता है? रेजोनेंस के कारण हैलोजन रिंग के भीतर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कुछ खास जगहों पर बढ़ा देता है, जिन्हें ऑर्थो और पैरा स्थान कहा जाता है। अच्छा, तो जब कोई नया समूह आता है जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में है, तो हैलोजन उसे निर्देशित करता है कि तुम ऑर्थो स्थान पर चले जाओ और तुम पैरा स्थान पर चले जाओ। तो मूल हैलोजन को परेशान किए बिना अणु में नए गुण जोड़ दिए जाते हैं। ये एक बेहद कुशल रणनीति है। हाँ, और इसी का एक और बेहतरीन रूप वोर्ट्स-फिटिग अभिक्रिया में देखने को मिलता है। इसमें एक एल्काइल हैलाइड और एक एरियल हैलाइड को सोडियम का उपयोग करके आपस में जोड़ा जाता है। मतलब सीधी जंजीर और गोल रिंग दोनों को मिला दिया जाता है। बिल्कुल, और वे आपस में जुड़कर एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी मजबूत घर यानी बेंजीन रिंग की मजबूत दीवार को तोड़ने के बजाय उसके बगल में एक नया कमरा यानी एल्काइल चेन जोड़ देना। एकदम सटीक बात कही आपने। घर की मूल संरचना सुरक्षित है और एक नया विस्तार भी हो गया। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इस विस्तृत चर्चा में देखा कि कैसे अणु परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग व्यवहार करते हैं। हाँ। ये कभी अपनी जगह बदलते हैं, कभी विलायक के बदलते ही आक्रामक होकर पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, और कभी सोडियम या मैग्नीशियम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। ये देखना अद्भुत है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मकों, तापमान या केवल एक तत्व को बदलने से एक अणु का पूरा अस्तित्व और उसकी प्रकृति बदल सकती है। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के भीतर भी हर सेकंड ऐसी ही लाखों बारीक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। क्या भविष्य में वैज्ञानिक इन छोटी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और भी सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित करके ऐसी नई जीवन रक्षक दवाएं या क्रांतिकारी सामग्रियां बना सकते हैं जिनकी